वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। चैप्टर पढ़ने से पहले इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर के साथ हम लोग ने डेमोक्रेसी का तोल रिज्यूम किया है, जो हम लोग लास्ट ईयर के चैप्टर में पढ़े थे। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन डेमोक्रेसी में हम लोग नोट किए कि पावर डज नॉट वो रेस्ट नहीं होती विथ वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। पावर जो है हमारी सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास नहीं होती, एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के पास नहीं होती है। उसका पावर का शेयरिंग होता है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल में भी शेयरिंग होता है। और इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ पावर तभी करेंगे जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों पार्ट में उसका पावर का शेयरिंग होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी को डिज़ाइन करने में। इन दिस एंड इस चैप्टर में और इसके अदर्स 2 चैप्टर में भी हम लोग कैरी करेंगे आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ पावर शेयरिंग भी देखेंगे और डेमोक्रेसी भी देखेंगे। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं 2 स्टोरी के साथ, बेल्जियम एंड श्रीलंका। Both these stories are about how democracy handles demand for power sharing। कि डेमोक्रेसी कैसे हैंडल करता है पावर शेयरिंग के लिए। डेमोक्रेसी कितना इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है। इस दोनों स्टोरी से कुछ जनरल क्वेश्चन आएंगे कि अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का कितना नीड है, कितना आवश्यकता है पावर शेयरिंग का डेमोक्रेसी में। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विथ 2 स्टोरीज के साथ, बेल्जियम एंड श्रीलंका। पहले हम लोग बेल्जियम की स्टोरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद श्रीलंका की स्टोरी पढ़ेंगे। बेल्जियम जो है स्मॉल कंट्री है इन यूरोप का, वो स्मॉल है, हरियाणा से भी हाफ है, मतलब हरियाणा से एकदम हाफ है। इट हैज बॉर्डर है कि विथ फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी पॉपुलेशन है 1 करोड़ से भी कम, अबाउट हाफ ऑफ द हरियाणा। इथनिक कंपोजिशन पहले देख लेते हैं आखिर इथनिक कंपोजिशन होता क्या। ये कंपोजिशन बेस्ड होता ऑन शेयर्ड कल्चर पे बेस्ड होता है। इसमें कोई कॉमन डिसेंट होते, ग्रुप होते, बिलीव करते कॉमन डिसेंट पे बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी। क्यों सिमिलरिटी के कारण वे नहीं चाहते हैं कि उनका रिलीजन और नेशनलिटी एक में हो, वो बाउंड करके नहीं रखना चाहते हैं। उनका रिलीजन, उनका नेशनलिटी अलग अलग होता है। कोई इस लैंग्वेज को पसंद करता है, कोई उस लैंग्वेज को पसंद करता है। इसीलिए बेल्जियम में भी यही था, लैंग्वेज पॉलिसी हर चीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे और स्पीक करते थे डच लैंग्वेज, और अनदर 40% पीपुल रहते थे वैलोनिया लैंग्वेज में रीजन में और स्पीक करते थे फ्रेंच। रिमेनिंग 1% जो थे बेल्जियम में रहते थे और स्पीक करते थे जर्मन। इन द कैपिटल, मतलब बेल्जियम की कैपिटल थी, उस सिटी का नाम था ब्रुसेल। ब्रुसेल में जो है 80% पीपुल स्पीक करते थे फ्रेंच और 20% पीपुल जो स्पीक करते थे डच। यही टेंशन का कारण भी आगे बन जाएगा, आप लोग देखेंगे तो। माइनॉरिटी जो थी फ्रेंच स्पीकिंग की थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रिच थी और पावरफुल थी। इसी के कारण डच स्पीकिंग कम्युनिटी जी थी बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक गवर्नमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी और एजुकेशन में भी अच्छी थी, तो उसकी जो है पावर ज़्यादा थी, रिच ज़्यादा था। और डच जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छा था लैंग्वेज। इसीलिए ये टेंशन का कारण बन गई रूलिंग 1950 से लेकर 1960 के दौरान। यही टेंशन जो हो गया वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूट हो गया ब्रुसेल में। यही प्रॉब्लम था कि Dutch speaking people constitutes a majority in the country, but
कैपिटल इन ए माइनॉरिटी। और ऐसे ही फ्रेंच के साथ था, फ्रेंच जो था कैपिटल में फ्रेंच की मेजॉरिटी थी और कंट्री में माइनॉरिटी थी। यही कारण जो है हम लोग का टेंशन बन गया। इसको हम लोग ने कंपेयर किया। इसके साथ साथ हम लोग दूसरी तरफ भी ध्यान देते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड, वो कुछ ही किलोमीटर का है, साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के एरिया में है। 2 करोड़ पीपुल है, लगभग हरियाणा की तरह। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की बहुत ही डाइवर्स, बहुत ही जटिल पॉपुलेशन है। मेजर सोशल ग्रुप्स जो है सिन्हालास स्पीकर्स है 74% लगभग, एंड तमिल स्पीकर्स आर 18% ओनली। एमंग तमिल जो है 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया, डिविजिबल हो गया। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री जो श्रीलंकन तमिलियन है जो 13% है, और लेफ्ट जो इंडियन तमिलियन है जो उसके रेस्ट जितना बचा उतना इंडियन तमिलियन लैंग्वेज बोलते हैं। Tamils are concentrated in the north and east of the country. तमिल्स लोग ज्यादा नॉर्थ में रहते हैं और ईस्ट में रहते हैं। मोस्ट ऑफ सिन्हालास स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट। सिन्हालास स्पीकिंग पीपुल जो ज्यादा करके बुद्धिस्ट ही है, while most of the तमिल्स आर हिंदूज। उसके साथ तमिल जो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। देयर आर अबाउट 4% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाल, मतलब लगभग 7% क्रिश्चियन भी है जो तमिल भी है और सिन्हालास भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करिए कि क्या हैपन हुआ होगा बेल्जियम और श्रीलंका में। पहले बेल्जियम में देखते कि बेल्जियम में क्या हैपन हुआ होगा। डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ले रहा था क्योंकि वो मेजॉरिटी में था एंड फोर्स लगा रहा था फ्रेंच को और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को कि वो अपना काम ना कर पाए, वो अपना वर्क ना कर पाए, पुश कर रहा था। और यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन गया कम्युनिटीज फर्दर। आप लोग खुद सोच लीजिए, जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी वो पावरफुल होगा, वो आप पे लोडिंग करने लगेगा कि आप ये सब वर्क करिए, आप ये सब वर्क करिए। लेकिन ये गलत है। ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण, ये लड़ाई का कारण, ये डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन सकती है। देखिए क्या हुआ इसके बाद। दिस कुड लीड टू ए रियली मेसी पार्टीशन। मेसी मतलब बराबर पार्टीशन हो गया। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रिटिश। हम दूसरी तरफ जाते हैं कि बेल्जियम में ये हुआ और श्रीलंका में क्या हुआ, बहुत पार्टीशन हुआ, क्लेम लगे, लड़ाई भी हुई। इन श्रीलंका सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एंड इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल, और इंटायर कंट्री को इम्पोज कर ले। जैसे बताया हम लोग ने कि मेजॉरिटी थी वहाँ पे, सिन्हालास की बहुत ज्यादा मेजॉरिटी थी, वो रूल ज्यादा करने लगे। डच के पास भी मेजॉरिटी थी लेकिन फ्रेंच भी कुछ ना कुछ लेस था, पावरफुल था, इसलिए ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं हो पाया। इसी कारण हम लोग अब देखते हैं कि आगे की टॉपिक क्या है। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेन मतलब होता ही है कि ये बिलीव करना कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल, वो रूल करेंगे पूरे कंट्री में, जहाँ जहाँ वो चाहते हैं वहाँ रूल करेंगे और माइनॉरिटी से वर्क करवाएंगे, माइनॉरिटी से नीड लेंगे, आवश्यकता लेंगे और उनको कोई भी काम में मदद नहीं करेंगे और मेजॉरिटी ही पूरे कम्युनिटी में लड़ करेंगे। इसी को कहते हैं श्रीलंका इंडिपेंडेंस हो गया था 1948 में। लीडर्स ऑफ द सिन्हालास कम्युनिटी सिक्योर ओवर गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी से सिन्हालास कम्युनिटी सिक्योर करना चाहते थे अपना डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। एज ए रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड मेजोरिटेरियन का सीरीज अडॉप्ट कर लिए थे। मेजोरिटेरियन भी वही होता है जो हम लोग ने आप ही पढ़ा कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, वही मेजोरिटेरियन भी होता है। इन 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया, उन्होंने चालाकी से एक्ट पास किया, सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था और तमिल को कुछ भी नहीं मिल रहा था। द गवर्नमेंट फॉलोड वही पॉलिसी कर रही थी जो सिन्हालास के फेवर में था, उसके अलावा कोई पॉलिसी जो थी वो नहीं कर रही थी। जो सिन्हालास में
था वही पॉलिसीज वो एबल कर ली थी, फेवल में थी, उसके अलावा कोई फेवल में नहीं था। यूनिवर्सिटी पोजीशन चाहे गवर्नमेंट जॉब सब सिन्हालास के हक में थे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म को प्रोटेस्ट करने लगा। ऑल द गवर्नमेंट जो थे आफ्टर द अदर ग्रेजुअली फीलिंग एमंग द श्रीलंकन टीम बहुत ही ज्यादा खराब फीलिंग करने लगे थे। श्रीलंकन जो तमिल्स थे वो उन लोग बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे थे खराब, बहुत फोर्सफुली। अब देखिए आगे क्या होता, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया और इसको दूर करने की कोशिश की होगी। They felt that none of the major political party led by बुद्धिस्ट सिन्हा, वो जो थे लैंग्वेज बनाए, उन्होंने खिलाफ पार्टीज बनाई जो लैंग्वेज बनाए कि उनके खिलाफ भी सब कुछ हो। इसलिए they felt that the constitution and government denied them equal political rights। वो चाहते थे, उन्होंने कुछ मेजर किया कि इक्वल पॉलिटिकल पार्टीज बने, इक्वल जॉब मिले, इक्वल पढ़ाई मिले, गेटिंग अपॉर्चुनिटी मिले, उनको कोई इग्नोर ना करे। एज ए रिजल्ट the relation between सिन्हालास और तमिल कम्युनिटी जो था वो खराब होते गया। क्यों? वो भी लड़ने लगे। श्रीलंकन तमिल लॉन्च किया पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑफ तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रिलीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी के लिए और अपनी एजुकेशन सिक्योर करने के लिए, जॉब प्रोवाइड करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए। बट देयर डिमांड फॉर मोर वो नहीं कर पाए, वो डिनाइड कर रहे थे, वो कोशिश करते जा रहे थे, रिपीट हो रहा था। उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिपीटिशन की। 1918 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए। तमिल इलम को स्टेट भी कहा जाता है। तमिल इलम स्टेट फॉर्म किए इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। डिस्ट्रक्ट, इसी के कारण टू कम्युनिटी टर्न हो गई कॉन्फ्लिक्ट में टर्न हो गई। धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, बहस करेंगे, फिर लड़ाई में टर्न हो गए, सिविल वार में टर्न हो गए। सिविल वार यही होता है, सिविल वार को समझते हैं वायलेंट होता है, उसमें कोई ना कोई की डिस्ट्रक्शन होती है। अपोजिट ग्रुप जो है, अपोजिशन ग्रुप जो है वो लड़ाई करते हैं और वो अपना इंटेंस जाते हैं और अपियर्स करते कि वो वार में जीतेंगे। एज ए रिजल्ट सिविल वार का यही आता है कि कोई कुछ हासिल नहीं कर पाता और थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ ऑफ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड हुए। जस्ट थिंक कितने लोग मरे, इसी का फायदा नहीं हुआ। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूज एंड मेनी men lost their livelihood भी बहुत लोग लॉस्ट करने लगे थे। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक में भी पढ़े होंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये हेल्थ बहुत ही अच्छा है श्रीलंका का। कैसे अच्छा है? सिविल वार के कॉज होने के बाद उन्होंने सेटबैक किया टू द सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ में, और ये सब वार से उन्होंने सीखा और उन्होंने सेटबैक करके अच्छा बनाया। और ये इंडेड कब हुआ? 2009 में। आप लोग ने देखा कि श्रीलंका ने लड़ाई किया, उससे हासिल नहीं हुआ। आखिर में इकोनॉमिक हेल्थ कंडीशन सब खराब होने के कारण उसने अपना वार खत्म किया और अच्छी तरीके से सब मेंटेन करके सेटअप कर दिया, जिससे आज श्रीलंका की हालत बहुत ही अच्छी है। इकोनॉमिक में भी हर कंडीशन में श्रीलंका की हालत अच्छी है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि श्रीलंकन में जो गलती की है शायद वो बेल्जियम में ना करे। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम की कहानी कि बेल्जियम में कैसे सेटअप किया और क्या क्या आगे किया। अगर आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।